हाय एवरीवन, टॉपर स्टेन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ, आयुषी सानी, ऑल इंडिया रैंक 17। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 17 लाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। और कोइंसिडेंटली हम लोग सेम कॉलेज से और सेम बैच से पास आउट हैं, बट अभी रिजल्ट आने के पहले तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। तो अब हम जानते हैं कि यार हम दोनों सेम ही कॉलेज से और सेम बैच से पास आउट हैं। और बताओ, इस बार मेंस में सेंटर तो रायपुर आया था। रायपुर कभी सोचा भी नहीं था। रायपुर तो आज तक मैं कभी भी नहीं गई। तो जब मेरे फ्रेंड्स के आए, क्योंकि मेरा 7 तारीख को था, तो मुझे लगा कि देखते हैं लोगों के क्या आते हैं। तो किसी को इंदौर, किसी को भोपाल। तो जब मेरा आया तो रायपुर, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद से कुछ एरर हो गया है, या क्योंकि मैं पहले ऐसी सरेंडर हो गई थी कि यार शिट, अब रायपुर कैसे जाएंगे, कभी नहीं गए, कोई नहीं है साथ में। फिर समय लगा 1 घंटा 2 घंटा, फिर समझ में नहीं, जाना तो है, पेपर है, इतना पढ़ा है। फिर मेरे अंकल हैं, वो मेरे साथ गए पेपर दिलाने मेरा। तो फाइनली अच्छा हुआ सब कुछ। मेरा सेंटर भोपाल था। नाइस। तो नहीं, बट ऐसा होता है ना कि जैसे 21 में जो सेंटर था वो तो इंदौर ही था। तो ऐसा लगता था कि बस इंदौर हो जाए, इंदौर हो जाए। बट फिर भोपाल था तो गए हम लोग। फिर मैं तो 4 दिन पहले गई थी। डबल का भी पेपर था और मेरी फ्रेंड का भी पेपर था, तो 4 दिन तक भोपाल में ही रही। और जाने के पहले जब मैं जा रही थी तो रेलवे स्टेशन पे मेरा फोन चोरी हो गया। मतलब मैंने सूटकेस पे फोन रखा और मैंने मम्मी को बोला कि आप जाओ, हम लोग चले जाएंगे, ट्रेन आ रही है। मैंने सूटकेस उठाया और फोन वहीं गिर गया और मैं आगे चले गई। फिर किसी ने बोला कि बेटा आपका फोन गिर गया है। तो फिर मैं गई, पूरे स्टेशन पे सब दूर ढूंढा पर फोन नहीं मिला। तो मैंने बोला कि फोन तो मिलेगा नहीं, फिर सही सलामत टाइम पे भोपाल पहुंच जाते हैं, फिर कुछ अरेंजमेंट करेंगे। फिर भोपाल में एक फ्रेंड से पुराना फ़ोन लिया और मेरी फ्रेंड तना, वो भी मेरे साथ गई थी, तो उससे सिम ली और ऐसे मैंने मैनेज किया। क्योंकि मतलब एक अलग सिटी में बिना फ़ोन के बहुत इनसिक्योर सा फील होता है। तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि पेपर के पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी होती है। पर रिजल्ट आ गया तो ऐसा लगा ना, सेक्रीफाइस, वो आहुति चली गई है, वो सब वर्थ लगता है। फिर हाँ, चले गया फोन, अच्छा ही है। अब तो नया फोन ले ही लिया होगा उसके बाद। हाँ, फिर तो मैंने हो ही गया। बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। और कुछ कुछ चीज़ें सेव करते हैं ना एग्जाम के पहले कि ये लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी, वो सब फ़ोन में ही होती है। तो वो सारी चीज़ें एकदम गायब। अब ऐसा लग रहा था कि फ़ोन तो है पर अब मैं पढ़ूँ क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो 4 दिन के लिए कुछ सेव करके रखा था, अब मैं क्या करूँ। फिर वो तो टेलीग्राम पे हम लोग एग्जाम के पहले बहुत कुछ सोच के रखते हैं ना, ऐसा होगा ऐसा होगा, बट वैसा होता नहीं है। बट फिर यही होता है कि विल पावर स्ट्रांग होना तो, और थोड़ा सा लक भी साथ देना चाहिए, तो ही एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। लक तो होता ही है। और बताओ, एग्जाम के पहले तो वही जैसे मैं लक का कह रही थी कि कभी रायपुर नहीं गई, कभी कुछ नहीं हुआ, सोचा था इंदौर मिल जाए, भोपाल मिल जाए, आसपास ही मिल जाए। तो जैसे जब मैं रायपुर गई तो मुझे पता नहीं था, मैं 1 दिन पहले नानी से मिल गई, नानी की डेथ हो गई। किसी ने बताया नहीं, लोगों को था कि 2 साल से मेहनत कर रही है, करियर है, मेरी दीदी, मामा, मामी लोग, मम्मी, मतलब किसी ने बताया नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत दूर थी, मैं परेशान हो जाती, मेरा एग्ज़ाम था, किसी ने नहीं बताया। एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला, उनको मुझे बताना पड़ा, क्योंकि आई वुड बी शॉक्ड, मतलब अगर मुझे पहले से नहीं बताते तो कहीं ना कहीं चीज़ें, ऐसा मुझे लगता है कि गॉड प्लान ही करके रखते हैं। मैं इंदौर होती, मैं भोपाल होती, मैं जबलपुर होती, मुझे पता होता कि क्या चल रहा है मेरी फैमिली में, और वो मैं रायपुर में थी, बिल्कुल अफेक्ट करता। मतलब मैं वही कह रही हूँ, बाय लक, बाय यूनिवर्स आपके लिए हमेशा चीज़ें बनाते हैं, जिनको जो भी रैंक, जो भी मिला है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ डिस्टाइंड है, मुझे ऐसा बिलीव होता है। ये इंसिडेंट्स के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आज इस लेवल पे इतनी इजीली नहीं बैठती। हो सकता है आगे पीछे कुछ होता, तो गॉड तो है। गॉड तो है, बिल्कुल। जैसे नानी जी का हुआ, मेरे साथ 2020 के अटेम्प्ट में प्री के पहले मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। और जैसे तुम्हारे साथ हुआ, सेम तुम बात करके गई, सेम मेरे साथ हुआ कि मैं भी अपने नाना जी से, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी तो मैं मामी के घर गई थी, मैंने उनसे बात की। और बात करने के बाद मैं घर आ गई और नेक्स्ट डे उनको पैलिसिस अटैक आया और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और विद इन 1 वीक उनकी डेथ हो गई। और उसके 10 या 15 दिन बाद CGL 20 का प्री था। सारे रिलेटिव्स, क्योंकि सब यूपी में रहते हैं, तो वहाँ से आए। अब मेरा घर नानी के घर के काफ़ी क्लोज है, तो वो फिर जब डेथ होती है तो
गरुड़ पुराण होती है वो सब, तो नानी के घर था, कुछ रिलेटिव्स हमारे घर भी उन्होंने स्टे किया हुआ था। अब मैं उस फेज में थी उस टाइम पे, मैं पढूं या मैं दुख मनाऊं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी मुझे रोना आता था, और जब भी मैं रोती थी मुझे लगता था कि नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा पेपर है। तो वो फेज तो होता ही है। उस टाइम नाना जी की डेथ हो गई, 21 में भी कुछ एग्जाम के पहले कुछ गड़बड़ हो गई, 22 में मेरा फोन चोरी हो गया। तो ये तो है कि लगता है कि ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम के पहले होता ही है। बस उस टाइम पे अगर आप अपने आप को संभाल लो और वो करो जो आपको करना चाहिए, तो फिर फ्यूचर कुछ और होता और है। मुझे लगता है कि शायद ये सबके साथ होता है, मतलब हाँ। जो सिलेक्टेड है, जो रैंक होल्डर्स हैं, जो नहीं कर पाए, सबके साथ होता है। बट शायद उतना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर खुद के मन में उतना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए कि मुझे ये चाहिए, तो ही आप ओवरकम कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो वो तो ऐसा होता है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबकी होती है, बट टैकल करने का तरीका अलग होता है। एग्जैक्टली। जिसने जिस तरह से टैकल कर लिया फिर वो वहां तक पहुंच जाता है, वो तो है। और अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके रिएक्शंस। सब लोग को बहुत खुश है, मतलब ऐसे लोगों के चेहरे से समझ में आ रहा है बहुत अच्छी वाइब्स हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत जगह बुला रहे हैं, पेपर में फ़ोटोज़ आई हैं। कुछ लोग जिनको पता नहीं था वो पेपर में देख के बता रहे हैं, आसपास दुकानदार तक जानने लगे हैं कि अच्छा ये आप ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है, वो लोग भी अच्छे से आके बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। पहले जो ताने मारते थे अब वो अप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं ऐसा। वो पहले लोगों को लगता था कि कुछ करेंगे, पर लोगों को लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, क्या ही कर लेंगे। जब हो जाता है तो लोग बिलीव करने लगते हैं कैपेबिलिटीज पर। तो सब कुछ difference है। चेंज हो जाता है लाइफ। जैसे अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इतने टाइम से प्रिपरेशन करना और ना होना, तो वो बहुत दुख दुख देता है। वो आप तो जानते ही होगे अच्छे से। कैसा लगता है उसके बारे में सोच के? जब आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको लगता है कि कोई नेगेटिव पावर है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था। आई वॉज रॉन्ग, बट मुझे तब ऐसा लगता था कि कोई नेगेटिव पावर है जो मैंने, जो भी शायद भगवान ने मुझे मेरी गलतियों के लिए सजा मिल रही है मुझे, कि मेरे साथ सब गलत हो जाता है, कुछ सही नहीं हो रहा। मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए, स्टिल मैं लिस्ट में नहीं हूँ, तो ऐसा लगता था। सेकंड, फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें मैं फिर भी प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्री के लिए प्रिपेयर नहीं थी, 2 महीने की प्रिपरेशन थी। मेंस के टाइम पे मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं थी, और एग्जाम ओरिएंटेड तो उस टाइम कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब ऐसे लगता था कि पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, एक वो एंजाइटी, एक होता है ना कि प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, वो वाला था। फिर 21 में जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा, मार्क्स भी अच्छे आए, तो फिर डिस्क्रिप्टिव वाला स्कैम मतलब ऐसे लगा कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया, बहुत ही यूनिवर्स ने मेरे साथ कुछ बहुत गलत किया है उस टाइम। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। घर वालों से भी बात करने का मन नहीं होता था, फ्रेंड्स से भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं मुझे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। और किसी की शादी, बर्थडे, कहीं भी मैंने जाना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद एग्जाम आया, और जब एग्जाम के पहले जब मॉक्स वगैरह दिए तो फिर लग गया कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, क्योंकि मॉक में अगर आपके ठीक ठाक रैंक आ रही है तो फिर पता चल जाता है कि कितने जो कंपटीशन में वहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप। तो फिर इस बार तो मैंने सोच लिया था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं एसएससी छोड़ के बिजनेस में जाऊंगी, और अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। बट फिर फैमिली फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, और फिर मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जो भी गलतियों से अपनी पुरानी सीखा, और जो भी ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव थे कि गलत करो तो गलत हो जाता है, या ये कुछ नेगेटिव, फिर मैंने सोचा कुछ पावर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये उस दिन एग्जाम वाले दिन तुमने सुबह से क्या किया ना, सिर्फ ये मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करता। बस फिर अपनी गलतियों से सीख के एग्जाम में तो मैं बहुत इतनी मतलब काफी कॉन्फिडेंट थी, और अपने आपको बार बार समझाती कि नहीं सब नॉर्मल है, ये तो मॉक टेस्ट है, मैं तो रोज अटेम्प्ट करती हूँ। वो एक एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना मैं सीख गई थी कि कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है। तो फिर जैसे जो पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम का, उससे फायदा हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि पैटर्न चेंज होने से फायदा तो हुआ, क्योंकि प्रिपरेशन तो थी पूरी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन थी, रिविजन ही किया और मॉक्स लगाए। पहले जब मैथ्स और इंग्लिश का जो मेंस का मॉक होता था 2-2 घंटे उसको लगाना, तो पहले तो
मन बनाने में, अपने आप को समझाने में कि हाँ मैं मॉक दूंगी आज, क्योंकि 4 घंटे मॉक देना, बहुत मुश्किल। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना, पूरा दिन चला जाता था। और अब तो ऐसा था कि 2.25 घंटे का मॉक होता है, आराम से उसको दो और उसके बाद एनालाइज भी कर लो, तो कम टाइम में हो जाता है, कम क्वेश्चंस होते हैं, तो मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर पाते हो आपका नॉलेज, एक टायर्डनेस फील नहीं होती जो पहले होती थी। तो पैटर्न चेंज हुआ है, वो तो अच्छा है। सबसे ज्यादा खुश हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव हट गया, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव का तो ऐसा होता था कि पूरा हो गया, मेंस का स्कोर आ गया, अब क्रॉस फिंगर्स करके काश बस डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स दे तो मेरी ये पोस्ट फाइनल हो जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स पता नहीं क्या आने वाले, क्या पोस्ट, वो बहुत सब सब्जेक्टिव होता था। हाँ वो सब चेंज हो जाता था। तो वो तो अच्छा हुआ डिस्क्रिप्टिव हट गया। बट मेरी तो खैर इतने सालों की प्रिपरेशन थी, बट इतनी जल्दी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 17 लेके आना कैसे? एक्चुअली लोगों को रिजल्ट देख के लगता है कि बहुत जल्दी आ गए, बट कहीं ना कहीं पुराना स्कूल के टाइम का कुछ ना कुछ क्योंकि कभी ब्रेक नहीं लिया पढ़ाई से, एज कंसिस्टेंटली लगी रही थी, बच्चों को पढ़ाया, तो कभी मैथ्स और उनके बेसिक से कभी मेरा टच छूटा ही नहीं। तो करती गई। उसके बाद जब, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बहुत टायरिंग होता है, बहुत लंबा समय होता है, तो क्योंकि इसके पहले जॉब कर रही थी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, बैंक बैलेंस दिखता था तो ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहता था। उसके बाद जब आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, घर से कितना भी आए, आपको एक थोड़ा सा खुद पे डाउट होने ही लगता है। ऐसा लगता है कि यार सिंगल पेनी भी अगर आप खर्च करो तो ऐसा लगेगा ये मेरी नहीं है, ये घर से मिली है मुझे। तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी मेरा मेन टारगेट है, बट मुझे बीच में कुछ फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, या फिर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कुछ एक एग्जाम क्रैक करना ज़रूरी है। यूपीएससी का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि तैयारी में इतना समय हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर कहीं ना कहीं पुरानी इतनी मेहनत थी कि उसने मतलब मुझे बहुत हेल्प किया। एक टेस्ट दिए मैंने, टेस्ट देने के बाद पता चला क्या ख़राब है, क्या क्या कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है। फिर मैंने इम्प्रूव किया, फिर आ गए। पर टेस्ट बहुत दिए, टेस्ट से मुझे पता लगता था कि नहीं मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। पता चलता है कि क्या पढ़ने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको यही नहीं पता कि उनको क्या पढ़ना है। सबसे सही चीज़ ये भी थी कि कहीं ना कहीं मैं किसी कम्युनिटी से जुड़ी नहीं थी एज सच, तो मैंने सिर्फ कुछ एक सिलेक्टिव लोगों को सुना। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कोई कोचिंग के हब्स होते हैं, वहाँ पे बहुत दुनिया भर का मटेरियल मिलता है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मेरे साथ ये था कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मेरे पास लोग ही नहीं थे एसएससी की तैयारी वाले। तो यूट्यूब पे भी कुछ 3-4 लोग जिन्हें मैं सुनती थी, और मैंने सिर्फ तैयारी की। खुद को इम्प्रूव करने का मेरा मेन टारगेट था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रैंक क्या आएगी, मेरे लिए तो फाइनेंशियल बैकिंग इंपॉर्टेंट थी। तो फिर मुझे जब दिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार कर सकते हैं। फिर मीन्स दे के आई, मीन्स में अच्छे मार्क्स आए, फिर लगा कि अब तो अच्छी रैंक चाहिए और अच्छी रैंक चाहिए। फाइनली 17 रैंक मिल गई मुझे। मतलब अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टॉप में आना, टॉपर बनना, फीलिंग अलग है, मतलब एक सिलेक्शन की फीलिंग अलग है, बट एक सेटिस्फैक्शन बहुत अलग है रैंक का। वो तो खैर है ही। तो फिर अब यूपीएससी का अटेम्प्ट, इनकम टैक्स क्यों लिया? मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमईए लेना चाहिए, या बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट, व्हाई इनकम टैक्स? इनकम टैक्स वाज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिजायर्स आई हैड। तो एमईए से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती आगे। एमईए नो डाउट सबका अपना अपना चार्म है, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड है। एमईए मेरी करंट सिचुएशन को सूट नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ों में पावर और वो जो चार्म होता है ग्राउंड पे जो आपको चाहिए होता है, सोसाइटी की जो रिस्पेक्ट है, एग्जैक्टली, तो वो सारी चीज़ें मुझे मेरे लिए इनकम टैक्स में लिखी, और किसी के लिए कुछ और भी रीज़न रहा। इनकम टैक्स लेने अब एक अलग वाली फीलिंग आ रही है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर ऑफिसर बन जाए जल्दी। बिल्कुल। आई होप हमें सेम ही रीजन जोन मिले। तो यूपीएससी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हम कामना करते हैं कि आपका यूपीएससी क्रैक हो और फिर से हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं। और अगर आप लोगों के आसपास रहे तो हो सकता है हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी आप टेलीग्राम पे टॉपर स्टील का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।